स्मार्ट मैथमेटिक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए मैं आप लोगों के सामने फिर से इकोनॉमिक्स का सेकेंड क्लास लेकर के आया हूँ। सबसे पहले मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ जो जिला टॉप किए हैं, बिहार टॉप किए हैं, अच्छी मेहनत किए हैं और बहुत अच्छी मेहनत की है। चलिए ये खुशी की बात है कि उनकी मेहनत का परिणाम सामने आ गया है और उन सभी बच्चों के साथ में कोमल हृदय के साथ मैं उनसे ये संतावना देना चाहता हूँ कि जिनका रिजल्ट खराब हो गया वो ज्यादा इधर उधर दिमाग ना दौड़ाइए, क्योंकि ना कि रिजल्ट खराब हो जाए तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार ये हो गया, सुसाइड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो है जिंदगी जो है कागज के टुकड़े के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आपका जिंदगी जो है, आपकी लाइफ जो है कागज के टुकड़े के लिए डिपेंडेंट नहीं है। क्या वे सारे लोग भी थे ना जो अनएजुकेटेड थे, जैसे कि हमारे दादा परदादे न पढ़े लिखे होते हुए भी कितने अच्छी तरह से जिंदगी यापन किया करते थे। और इस समय है इस सब कोई कुछ ना कुछ पढ़ा, सब कोई साक्षर है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है भैया। मान लो कि हम फर्स्ट नहीं किए, सेकेंड ही किए तो क्या दिक्कत है, सेकेंड नहीं किए थर्ड ही किए तो क्या दिक्कत है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं भावुक हो जाते हैं, भाई मैंने फेल कर गया, तो कोई दिक्कत नहीं। अरे शेर भी है ना, शिकार करने के लिए 2 कदम पीछे हटता है। अगर आपको अच्छा करना है, मान लो कि जिंदगी का एक क्या है, एक सबसे पहली सीढ़ी थी, आपने असफल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, असफल हो गया, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से हम फर्स्ट करेंगे, फिर से नंबर लाएंगे, जो हम जिस मुकाम को हम हासिल करना चाहते हैं उस मुकाम को हम हासिल करेंगे। क्या, चलिए तो आप सभी से के साथ मैं जब जुड़ा हूँ तो आप लोग के लिए अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास जो है, चैप्टर फर्स्ट है इकोनॉमिक्स का, क्लास 10th के लिए जो एग्जाम देना जो 10th क्लास के लिए बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। ठीक है, उसमें फर्स्ट चैप्टर का कुछ टॉपिक जो थे उन्हें पढ़ाया था और सेकंड क्लास में सेकंड चैप्टर के टॉपिक भी हम लोग पढ़ाएंगे। जैसे कि हम लोग आए थे विनिमय पर आए थे, विनिमय जिसको एक टॉपिक है, जैसे कि मुद्रा विनिमय, वस्तु विनिमय, बैंक प्रणाली। ठीक है, ये सारे को हम लोग आज टॉपिक है पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग अपने पठन पाठन की तरफ चलते हैं, हम अपने पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं, हमें क्या पढ़ना है उस टॉपिक पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मौद्रिक प्रणाली, सॉरी क्या पढ़ना था, मौद्रिक प्रणाली। अब ये मौद्रिक प्रणाली समझते हैं, मौद्रिक अर्थ क्या होता है, मौद्रिक अर्थ बताइएगा क्या होता है, नहीं बताइए। मौद्रिक अर्थ होता है ना भैया रुपया पैसा, इसमें क्या आता है, रुपये पैसे ही क्या होते हैं, मुद्रा जो होता है ना, रुपयों को ही मुद्रा बोला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब एक होता है कि वह मनी, आप लोग सुने होंगे कि मनी क्या है, मनी, मनी किसको बोला जाता है, मनी रुपये को नहीं। अगर कहिए कि सर मनी चाहिए मुझे, ये कोई जरूरी नहीं कि रुपया ही आता है, मनी में क्या होगा, धान भी आ जाएगा, चावल भी रहेगा, नहीं जिसका जिसे बेच करके, जिसे हम क्या कर सकते हैं, बेच करके हमें रुपया प्राप्त कर सकते, तो उसको मनी बोला जा सकता है। ठीक है ना, चलिए तो हम इसके इस टॉपिक पर चलते हैं। हमने आपको बताया था, क्या बताया था जी, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तुओं का लेन देन वस्तु प्रणाली का, वस्तुओं का क्या है भैया, लेन देन, किसका लेन देन, वस्तुओं का लेन देन। यानी हमें प्राचीन समय में, जिस समय रुपया नहीं होता था, जिस समय कागज के नोट नहीं थे, जिस समय वो क्या बोला जाता है, टेराकोटा यानी मिट्टी के रुपया चलते थे उस समय, उसके पहले भी जब लोग शिकार करते थे, शिकार के बाद लोगों ने कृषि कार्य शुरू कर दिया, कृषि कार्य शुरू किया तो उस समय रुपया नहीं था, तो सोचिए उस समय कैसे लोग खाना कर खाते होंगे, कैसे अपने मतलब जिंदगी का जो जरूरी जरूरतमंद चीज है कैसे वो लोग, आज तो हमें आवश्यकता है कि हाँ भैया मुझे चावल खरीदना है, घर पे चावल खत्म है, तो रुपया लेकर के गए और चावल खरीद लिया। ठीक है, मुझे मन किया अगर भैया मुझे चिकन खाना है, तो चिकन खाना है तो क्या किया, गए रुपया लेकर गए चिकन खरीद, लेकिन उस समय अगर मुझे चावल खाना है तो मुझे क्या करना था, जिसके पास चावल है उसे कुछ ना कुछ देना पड़ता था, जैसे गेहूं, मान लो कि मुझे चावल खाना है तो जिसके पास चावल है उसे गेहूं देना पड़ेगा। अब वो भी डिपेंड करता था कि जिसके पास चावल है
ठीक है। अब जिसके पास चावल है उसे गेहूं चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, उसको मन करेगा नहीं मुझे मक्का चाहिए, तब तो हम गेहूं लेकर जाएंगे तो देगा क्या? मुझे नहीं देगा। सोचेगा अरे भैया मेरे पास चावल है, मैं गेहूं से लेकर के दे दो, मुझे तो चाहिए मक्का, फिर मैं कहाँ कहाँ दौड़ूं? ऐसा होता है ना, इसलिए। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखें, वस्तुओं के लेन देन को क्या कहता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अब देखिएगा विनिमय प्रणाली के बाद हो गया आपको मुद्रा प्रणाली है। बहुत सारे देखिए वस्तु विनिमय में बहुत सारे कठिनाई आई, बहुत सारे कठिनाई आई भैया। अब मान लो कि हमको कहीं चावल लेना है, हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? गेहूं तो सिर पर ढोकर ले जाएंगे ना, उस समय तो नहीं ना था, बाइक वाइक नहीं था, साइकिल नहीं था, उसमें थोड़ी था, उसमें सिर पर लेकर जाना रहता था। तो गेहूं 5 किलो लेना है तो हम क्या करेंगे? 5 5 किलो चावल सिर पर लेकर आएंगे। इस वक्त मुद्रा प्रणाली शुरू हुआ। जब मुद्रा प्रणाली शुरू हुआ तो क्या हुआ? मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान, क्या करना? मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान यानी लेन देन मुद्रा प्रणाली कहलाता है। अभी हम लोग किस प्रणाली में जी? हम लोग मुद्रा प्रणाली में है। हम लोग किस प्रणाली में? मुद्रा प्रणाली में। क्या हमें बिस्किट खाना है तो हम बिस्किट 5 रुपए बिस्किट खाने के लिए 5 रुपए का चावल लेके आते हैं क्या घर से? नहीं ले जाते हैं, 5 रुपया है खरीद के खा। मान लो कि यहाँ से हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाते हैं ट्रेन में, हम बोरा में चावल लेकर थोड़े जाते हैं कि भैया हमको थोड़ा खाना खिलाओ, एक चावल ले लो, नहीं ना, हम लोग रुपया लेके चलते हैं। ठीक है। तो वही हो गया मुद्रा प्रणाली। मुद्रा प्रणाली में क्या होगा? मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का क्या करना? आदान प्रदान करना। ठीक है, मुद्रा प्रणाली कहलाता है। अब देखेंगे बैंक प्रणाली। बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा, बैंक प्रणाली में क्या होता है? बैंक के माध्यम से चेक द्वारा विनिमय क्रिया का संपादन किया जाता है। बैंकिंग प्रणाली में देखो, बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा हम क्या करते हैं? बैंक के माध्यम से आई मीन चेक, चेक जो होता है ना, किसी को हम क्या कर दिए, मान लो किसी को 500 रुपया देना है, हमने क्या किया? चेक के माध्यम चेक भर के दे दिया, ले जो भैया चेक ले लो और चेक से रुपया ले लो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बैंकिंग प्रणाली। इसको क्या बोला जाता है? बैंकिंग प्रणाली बोला जाता है। ठीक है ना। देखा जाएगा अब इसमें आ जाएगा कोर बैंकिंग। किसमें आएगा? इसमें आएगा कोर बैंकिंग प्रणाली। एक संकेत के माध्यम से एक व्यक्ति दूर उपस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से रुपयों का स्थानांतरण करना कोर बैंकिंग कहलाता है भैया। फोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप पे, पेटीएम, ये सारे के सारे कोर बैंकिंग के क्या है? उदाहरण। ये सारे के सारे कोर बैंकिंग का क्या है? उदाहरण। ठीक है ना। हम यहाँ पर हैं, हमारे भैया जो है मुंबई में है, उनको सख्त रुपयों की आवश्यकता है, 500 रुपयों की आवश्यकता है, तो हम क्या करते हैं? बोलते हैं भैया फोन पे नंबर बताना, भैया फोन पे नंबर बताना, लो भैया फोन पे नंबर, यही है, ये फोन पे नंबर है। अब भैया का फोन पे नंबर है तो हम क्या किए? तुरंत यहाँ से मोबाइल से डाले और तुरंत भैया के पास चले गए। अब देखो ना, तो वही तो बोला है, एक एक संकेत के माध्यम से एक दूर उपस्थित व्यक्ति के माध्यम व्यक्ति को बैंक के माध्यम से, तो हम लोग बैंक के माध्यम से ही भेजते हैं, क्या बात नहीं है। इसको बोलते हैं कोर बैंक। ये क्या बोला कहा जाता है? अब एटीएम देखा जाएगा। एटीएम तो सबको ही देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो बोलिएगा, मैं दिखा दूँ। एटीएम देखे हैं कि नहीं देखे? सबको ही देखा है। प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित, प्लास्टिक एक छोटा सा कार्ड होता है, कितना बड़ा कार्ड होता है? इतना ही बड़ा कार्ड होता है। ये इसमें थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है भैया, लेकिन छोटा सा। प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित संकेत के आधार पर, किसके आधार पर? संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय, कहीं भी तथा किसी भी समय, ठीक है ना, निर्धारित बैंक के केंद्र से, निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसा निकालने की सुविधा एटीएम प्रणाली कहलाता है। जैसे कि एटीएम मशीन लगा रहता है, जगह जगह पे एटीएम मशीन लगा रहता है। क्या होता है, कभी कभी इमरजेंसी हो जाता है, हम 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। अब तो फोन पे आ गया तो एटीएम तो कई लोगों को रखे रखे पता नहीं क्या हो जाता है। मेरे एटीएम तो रखे रखे पासवर्ड तक भूल गया हूँ, पता ही नहीं चलता। ठीक है। अब फोन पे व्हाट्सएप गूगल पे के अलावा कौन एटीएम लेकर घूम रहा है?
उसके बाद देखो एटीएम हो गया, एटीएम के बाद हम देखेंगे डेबिट कार्ड। एटीएम हो गया, एटीएम बाद क्या देखेंगे भैया, डेबिट कार्ड देखेंगे। डेबिट कार्ड देखिए एटीएम कार्ड के जैसे एटीएम कार्ड ही है, एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड बोला जाता है। बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक कार्ड जिसके द्वारा हम अपने जमा पूंजी में से उपयोग करते हैं, यानी जिस बैंक में हम क्या करते हैं, रुपया जमा करते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, एटीएम कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से क्या करते हैं, उपयोग करते रहते हैं, उपयोग करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड बोलते हैं। डेबिट कार्ड से हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट भी करते हैं, ठीक है ना। चलिए, डेबिट कार्ड के बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, क्रेडिट कार्ड। अरे भैया जगह जगह पे जाएगा, बड़े बड़े स्टेशन पे जाएगा, बड़े बड़े शहर में जाएगा, देखेंगे भैया इसमें क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, भैया फोन पे क्रेडिट कार्ड लीजिए, भैया पेटीएम का क्रेडिट कार्ड लीजिए, भैया बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड। अरे भैया वो क्रेडिट कार्ड जो है ना आपको लिमिट देता है, आपको ये भी लिमिट देता है, क्या लिमिट देता है, सुन लीजिए। आपके पास मान लीजिए कि अकाउंट में, आपके अकाउंट में क्या है, 0/सन्नाटा रुपया है, और आपको मन किया या आपके वाइफ को मन किया, घरवाली को, कि नहीं मुझे आज मोमो खाना है या बर्गर खाना है, पैकेट में रुपया तो है नहीं, तो बोलेंगे अच्छा भैया क्रेडिट कार्ड चल जाएगा। तो आजकल तो मॉल में बोलता है भैया कुछ भी लाओ ना, डेबिट लाओ, क्रेडिट लाओ, कुछ भी लाओ, हम तो ले ही लेंगे ना। क्या क्या, या मन किया कि नहीं मुझे आज मूवी देखने जाना है, या नहीं तो मुझे स्कूटी चाहिए। जब आपके मैम को मन करेगा कि स्कूटी चाहिए आज की आज चाहिए, है आपको स्कूटी गिफ्ट करना है, अकाउंट में नहीं रहेगा, तो क्या कीजिएगा, स्कूटी आप खरीद लीजिएगा। चलिए 50,000 रुपये डाउन पेमेंट करके हम ले लीजिए। इस रुपये को 45 दिन के अंदर में क्या करना रहता है, उसको फिर से अकाउंट में डाल करके बैंक को दे देना रहता है, ठीक है। वही है क्रेडिट, यानी अकाउंट में रुपया नहीं रहेगा तब भी आप उससे शॉपिंग कर सकते हैं। यानी एक तरह से हो गया कि ये बोल रहा है कि भैया आप मेरे से कर्ज लो, यानी कर्ज लेने की आदि बना रहा है ना, क्रेडिट कार्ड। राष्ट्रीय आय क्या होता है, किसी देश के एक वर्ष में, राष्ट्रीय आय में बोलता है किसी देश के एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे यहाँ जो भी सेवाएं, ठीक है, या वस्तु उत्पादित होती है, उसका जो प्राइस होता है, जो प्राइस वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू या प्राइस वैल्यू बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उन सभी के योग के, उन सभी के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसके द्वारा निर्धारित होता है, राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का एक मुख्य सूचक है। आर्थिक विकास का, राष्ट्रीय आय जो है आर्थिक विकास का क्या है, एक मुख्य सूचक है। राष्ट्रीय आय से ये पता चलता है कि हमारा आर्थिक विकास कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। समझ में आया, इतना ध्यान में रखिएगा, नोट करते जाइएगा आप लोग, ठीक है ना, ये नोट आप लोग करते जाइए। अब देखेंगे प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है, राष्ट्र की कुल आय तथा राष्ट्र की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है और जो भागफल प्राप्त हो जाता है, राष्ट्र की कुल आय, ठीक है, और राष्ट्र की कुल जनसंख्या से जब भाग दिया जाता है, और भाग देने पर जो भागफल बचता है वही हो जाता है प्रति व्यक्ति आय, वही होता है प्रति व्यक्ति आय, है ना। ध्यान से सुनिएगा, किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय तथा उस देश की कुल राष्ट्रीय जनसंख्या को भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही प्रति व्यक्ति आय। अरे सिंपल सी भाषा में समझना, कोनो देश के पूरा जनसंख्या और पूरा राष्ट्रीय आय के भाग देला पर जो भागफल बच जाला
प्रति व्यक्ति आय, बात खत्म। सिंपल सी बात है। अरे जो हम हिंदी में बोल रहे हैं उसको अपने माइंड में भोजपुरी में कन्वर्ट कर लो ना, याद हो जाता है, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है, राष्ट्रीय आय भागा कुल जनसंख्या, देश के कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय भागा देश के कुल जनसंख्या दे दिले है, देखो। अब देखा जाएगा टॉपिक में दिया है, छोटा छोटा टॉपिक है। प्रति व्यक्ति आय जो है देश में रहते हुए व्यक्तियों का औसत होता है। प्रति व्यक्ति आय जो होता है ना, जो देश में व्यक्ति रहते हैं ना, उसका क्या होता है, एवरेज होता है, औसत होता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रति व्यक्ति आय एक्चुअल होता है, एवरेज में निकाला जाता है, ठीक है ना। मान लो कि मैं 5,000 कमा रहा हूँ तो 25,000 भी कमा रहा होगा, कोई नहीं भी कमा रहा होगा, लेकिन सबको काउंटिंग तो सबका होता है, काउंटिंग तो सबका होता है, और सबको इक्वल डिवाइड करते हैं, देखा था इक्वल बराबर बराबर आता है, तो एवरेज में लाया जाता है, ठीक है ना। दूसरा, आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को क्या मुख्य सूचकांक माना गया। आर्थिक विकास को कैसे मापेंगे, कैसे पता चलेगा हमारे देश का आर्थिक विकास बढ़ गया है या कम है, कैसे पता चलेगा। अरे प्रति व्यक्ति आय से ही पता चलता है। जब आर्थिक विकास ज्यादा होगा ना तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ते रहता है, समझे, क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ते रहता है। चलिए, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2006 के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय क्या हो गया, 4,53,000 प्रति वर्ष या इससे अधिक था, वो क्या कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। विकसित देश कैसे होगा, यदि विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के माध्यम से विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 प्रति वर्ष या इससे अधिक हो उसे क्या बोला जाएगा, विकसित देश बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, विकसित देश। लेकिन विकासशील देश में क्या हो जाएगा, विश्व बैंक के अनुसार राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 36,000 प्रति वर्ष या इससे कम हो तो क्या कहा जाएगा, उस देश को विकासशील देश कहा जाएगा, ठीक है ना। विकासशील और विकसित में अंतर पता चल गया। विकसित में क्या होगा, 4,53,000 से जिसका ज्यादा होगा या जो जिसका इतना होगा वो ठीक है, यही चला जाएगा, यही सफर चला गया, 36,000 से कम होगा या 36,000 तक होगा तो क्या हो जाएगा, विकासशील हो जाएगा। हमारे यहाँ अभी क्या है, हमारे यहाँ कहाँ ज्यादा है, अब बढ़ गया थोड़ा। विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था, 28,000 था। भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था, 28,000 था। इसलिए अभी भी क्या है, ये विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। इस बार प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि इस बार जो है देश का चुनाव जो है विकसित देश के लिए होगा। किस देश के लिए होगा, विकसित देश के लिए होगा, ठीक है ना। तो अब आप सोचिए रहे कि कितना विकसित हो रहा है। इंजीनियरिंग करके आदमी सोच रहा है कि चलो भैया हमको कोई अच्छा सा प्लेसमेंट मिलेगा, लास्ट में ना प्लेसमेंट मिला ना ढंग के रुपया मिला, उससे अच्छा मिल जा रहा है ऑटो, मिल जा रहा है ऑटो चलाओ, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, आत्मनिर्भर बनना है तो बस गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होने से अच्छा है कि खुद का बने, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक होते हैं। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक होते हैं, 3 सूचक होते हैं। जीवन आशा होता है, शिक्षा की प्राप्ति होता है, जीवन स्तर। 3 सूचकांक कौन कौन से, जीवन आशा, शिक्षा की प्राप्ति, जीवन स्तर, ये 3 सूचकांक। किसका, मानव विकास सूचकांक। क्या है, मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान दिया जाएगा। मानव विकास सूचकांक हम पढ़ लिए थे, उसके बाद हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इस टॉपिक पर आ जाएंगे। इस टॉपिक पर क्या कहना चाहता हूं मैं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास फैलाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स जो होता है थोड़ा सा हार्ड तो नहीं बोलूंगा, हार्ड बोलूंगा तो आप लोग डर जाओगे, इजी भी नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग छोड़ दोगे, ठीक है ना। इसे पढ़िएगा, ढंग से पढ़िएगा। इकोनॉमिक्स जो है हमेशा सारी जिंदगी जब तक जीवित नहीं करा तब तक इकोनॉमिक्स देखने के लिए, पढ़ने के लिए। ये कैसे
अरे भैया, बचपन में जब जन्म लेते हैं ना तब से लेके हम लोग मरते हैं तब तक टैक्स भरते रहते हैं, तो टैक्स का जो भी चीज पढ़ना है सब इसी में पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के माध्यम से ही पढ़ना है कर। ठीक है ना। चलिए वो कैसे पढ़ना है हम बता देंगे आगे कब पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मानव विकास सूचकांक, जिसको जिसका शॉर्ट है HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोला जाता है, मानव विकास सूचकांक। और HDI का अर्थ जो होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है। HDI को किसके द्वारा तैयार, सॉरी अर्थ नहीं, HDI को किसके द्वारा तैयार किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र, HDI को संयुक्त राष्ट्र HDI को किसके द्वारा तैयार किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना। मानव विकास रिपोर्ट महबूब उल हक के निर्देश में तैयार किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट किसके अधीन तैयार किया गया था, मानव विकास रिपोर्ट महबूब उल हक के निर्देश में क्या किया था, तैयार किया गया था। ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक की दर 0 से 1 के बीच है। मानव विकास सूचकांक की दर क्या है, 0 से 1 के बीच है। ये आप लोग को एग्जाम में पूछ देता है, ये सब क्या है ना ऑब्जेक्टिव। HDI में कुल 177 देश है, जिसमें भारत का 126वां स्थान है और सबसे नीचे क्या है, नाइजीरिया है। अब HDI में सबसे कितने देश है, 177 है। इसमें भारत में का स्थान कितना है, 126वां स्थान है। भारत का कितना स्थान है, 126वां है। और सबसे नीचे क्या है, नाइजीरिया है। सबसे नीचे क्या है, नाइजीरिया है ना। HDI राष्ट्रीय मानव विकास योजना आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय मानव विकास योजना किसके द्वारा तैयार किया जाता है, योजना आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है, जो यहाँ पे दिया हुआ। राष्ट्रीय विकास योजना किसके द्वारा तैयार किया जाता है, योजना आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है ना। राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट पहली बार 23 अप्रैल 2002 को दिल्ली में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था, 23 अप्रैल। राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था, 23 अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। कहाँ जारी किया गया था, दिल्ली में किया गया था, कोई दिक्कत नहीं। मानव विकास रिपोर्ट में सबसे ऊपर केरल, मानव विकास रिपोर्ट में सबसे ऊपर केरल तथा सबसे नीचे बिहार है। और बीमारू राज्य कौन कौन से होता है देख लिया जाएगा। बीमारू राज्य भी हम दिखा देंगे। बीमारू राज्य में सबसे पहले तो BI, देखो यहाँ पे BIMAR बिहार, ये बीमारू राज्य में आता है। इसमें आ गया MP, ये भी बीमारू राज्य में है। असम, इसे भी बीमारू राज्य में रखा जाता है। राजस्थान, ये भी बीमारू राज्य है। यूपी भी तो है ही है। ये चारों के चारों पांचों जो है बीमारू राज्य में आते हैं, और ये लोग बीमारू राज्य में, ठीक है ना। ये बीमारू, बिहार, MP, असम, राजस्थान और यूपी, ये चारों क्या आ गया, बीमारू राज्य हो गया। ठीक है ना। चलिए, आधारित संरचना क्या है, आप लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। सबसे फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़िएगा तो सबसे पहले देखा आधारित संरचना क्या है। वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के, वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार है, उन्हें देश का आधारित संरचना है। वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के क्या है, आधार है, उसे क्या बोला जाता है, आधारित संरचना बोला जाता है। आधारित संरचना में क्या आता है, बिजली आ गया, स्कूल आ गया, अस्पताल आ गया, परिवहन आ गया और भी बहुत सारे आ गए। ठीक है, कल कारखाने सारे इसमें आते हैं। ठीक है ना। अब देखा जाए कृषि जनित उद्योग, ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र का कच्चा माल आता है। ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, जैसे कि चीनी का उत्पादन जो होता है, कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है कि नहीं आता है, गाढ़ा जाता है गन्ना। आम का अचार हम लोग बनाते हैं, आम जाता है कि नहीं, कच्चा जाता है। टोमेटो सॉस बनाता है, टोमेटो जाता है कि नहीं। चिल्ली सॉस बनता है, चिल्ली जाता है कि नहीं, सारे के सारे कच्चा माल जाता है, कृषि क्षेत्र से जाता है। यही कृषि जनित उद्योग बोला जाता है। ठीक है ना। ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे कि आम का अचार बनाना, टमाटर सॉस बनाना। ठीक है, दिक्कत। चलिए लास्ट है मानव की मूलभूत आवश्यकता अवधारणाएं क्या है।
मानव की मूलभूत अवधारणाएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। मानव मनुष्य को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। अगर मुझे कोई दे, मान लो मुझे कोई कपड़ा दे रहा है, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के दे रहा है कि ले बाबू बेटा, प्रत्येक सप्ताह में तुमको दो जींस खरीद के देंगे, खाना भर पेट खिलाएंगे और खूब अच्छा आलीशान महल दे दे रहा है आराम से, तो क्या हमें हमें पढ़ाने आए? हम पढ़ाएंगे? हम काम करेंगे? कोई नहीं करेगा। हम क्या? कोई नहीं करेगा। आराम से खाएगा, सोएगा, क्योंकि तीनों मिल रहा है। तो अवधारणा है, इन्हीं तीनों को पूरा करने के लिए मनुष्य जो है एड़ी चोटी एक किए रहता है। और आप पढ़ रहे हो किस लिए पढ़ रहे हो? इन्हीं तीनों को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। अब देखा जाएगा गरीबी रेखा। ए बाबू, बहुत लोग बोलता है कि हम गरीब हैं। गरीबी रेखा जो है एक क्या है? काल्पनिक रेखा है। गरीबी रेखा जो है एक क्या है? काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक समझते हैं? बस उसको एक देखा नहीं जा सकता, कल्पना किया जा सकता है। अब देखिएगा गांव में जो है 2400 कैलोरी एनर्जी, 2400 कैलोरी से कम एनर्जी जिसको प्राप्त होता है, ये हो गया आपका एक रेखा हो गया, इसको बोला था, ये हो गया काल्पनिक रेखा, इसको गरीबी रेखा भी बोला जाएगा। ये काल्पनिक रेखा क्या है? काल्पनिक रेखा, ठीक है। ये हो गया पोवर्टी लाइन जिसको बोला था, जिसको क्या बोला था? पोवर्टी लाइन। इसको बोला था पोवर्टी लाइन। क्या बोला जाता है? पोवर्टी लाइन। पोवर्टी लाइन में देखो बउआ, जिस व्यक्ति को गांव में, जिस व्यक्ति को 2400 कैलोरी एनर्जी ऊर्जा पर मिलती है भोजन, जिस व्यक्ति को गांव में लिखा जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में भोजन से जिस व्यक्ति को 2400 से कम, 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी से 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसे ही, तो वह व्यक्ति, तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे रहता है, गरीबी रेखा के नीचे रहता है। देखो बउआ, गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन यानी काल्पनिक रेखा से हम क्या है? नीचे हैं। एपीएल हो गया, अबव पॉवर्टी लाइन, बस हो गया। दिक्कत क्या है? यही तो है, जिसको 2400 कैलोरी एनर्जी प्राप्त हो रहा है एपीएल में चला गया, जिसको नहीं हो रहा है बीपीएल में चला गया। अब शहरी क्षेत्र में कितना है? शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी एनर्जी अगर आपको मिल रहा है तो आप क्या है? एपीएल में है। 2100 से कम मिल रहा है तो आप क्या है? बीपीएल में है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है, जैसे कि बिहार को 2015 से बिहार के लिए हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जा का मांग किया और करते आ रहे हैं, बार बार विशेष राज्य के दर्जा का मांग कर रहे हैं। क्यों विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों मिलना चाहिए, इस टॉपिक पर हम कल चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, क्यों मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो अब तक आप लोग बने रहिए और देखते रहिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके, माइंड शांत करके, ठीक है। और एक बार नहीं 10 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने दोस्तों से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, आप भी कीजिए और अपने दोस्तों से भी करें, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।